फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोर्स के लिए जो रेफरेंस बुक है, द नेम ऑफ बुक इज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री लैंग्वेजर 6th एडिशन। इस एडिशन को आप लोगों ने फॉलो करना है फॉर दी चैप्टर नोट्स। इसके अलावा जो स्लाइड्स होंगी वो मैं आप लोगों के साथ एलएमएस पे या गूगल के थ्रू जो है वो रेगुलरली वीक वाइज शेयर करते जाऊंगी। काकान आप आगे आगे बैठे। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? आप सब लोगों को इसकी जो जनरल सी डेफिनेशन है उसका आइडिया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दीज आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद द जनरल फार्मूला ऑफ CH2ON। अब क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि व्हाई दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। लाइक अगर आप लोग यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर आप कंपेयर करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी इंट्रोडक्टरी क्लासेस के बाद हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि हम शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लाइक अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में आपके पास कार्बन का कंटेंट कम है या कार्बन का कंटेंट ज्यादा है, तो इट मींस कि वो सेम जो है वो कैटेगरी से बिलोंग नहीं करेंगे, उनके अंदर जो है वो कुछ डिफरेंसेस जरूर होंगे। वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं या उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक डेफिनेशन है हम उस चीज को समझते हैं कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं कि दीज आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। व्हाट आर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स? एनी आइडिया? ठीक है या गलत है? आप लोगों ने बोलना जरूर, पार्टिसिपेशन के बगैर मैंने नहीं पढ़ा। एल्डिहाइड्स या कीटोन्स किन्हें कहते हैं? यस, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं और इनको बेसिकली हम कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की क्लास में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। लाइक अगर हम जनरली कहते हैं कि दिस फंक्शनल ग्रुप इज अ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे R भी हो सकता है, यहाँ पे इधर हाइड्रोजन भी हो सकता है। सो इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की बेस पे हम इस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को फर्दर टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड एंड द सेकंड वन इज कीटोन। अगर आपका ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ये बिल्कुल एंड ऑफ चेन के ऊपर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि दिस कार्बन एटम इज कार्बन एटम ऑफ R भी आप लिख सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पे OH लिख सकते हैं। This carbon atom is the carbon atom of carbonyl functional group and it is present at the end of chain. तो आप इस कंडीशन में इस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को रीनेम कर दोगे विद दी एल्डिहाइड। और दूसरी तरफ आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आप बात करते हो फ्रुक्टोज को और उसमें ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो इस चेन के अंदर वाले किसी कार्बन एटम में प्रेजेंट है, यानी टर्मिनल पोजीशन फर्स्ट और ये जो लास्ट कार्बन एटम है इस पे प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में आप कहोगे कि दिस पर्टिकुलर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इज नाउ अ कीटोन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मैं इस केस में अगर आप देखो तो कार्बन के साथ मैंने ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाया, तो इसमें मैंने हाइड्रोजन या R ग्रुप को मेंशन नहीं किया। क्यों मेंशन नहीं किया? बिकॉज़ कार्बन की वैलेंसी को भी हमने माइंड किया। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो एक कार्बन एटम बना सकता है वो 4 बॉन्ड्स है, और यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स बना रहा है और रिमेनिंग बॉन्ड्स ये हैं, तो इट मींस कि यहाँ पे हाइड्रोजन या R ग्रुप की जो है किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं। तो आप यहाँ पे जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है उसको इस तरह से लिखोगे एंड दिस इज अ कीटोन, और दूसरी तरफ जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है दिस इज एल्डिहाइड। इस चीज में कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सो ये तो हमने देख ली कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इनमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है अगर ये बिल्कुल एंड ऑफ चेन के ऊपर प्रेजेंट है, एंड दिस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में बी अ कीटोन अगर ये मिडल में कहीं पे प्रेजेंट। नाउ
एक चीज और यहाँ पे हमने लिखी है कि दीज आर यूजुअली पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। इनमें मल्टीपल जगह पे या मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन हुई है। हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स यूजुअली हम इस OH ग्रुप को कहते हैं। इट मींस कि आपके पास ये जो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का बेसिक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में कार्बन के पास मल्टीपल पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे, तो तब हम इस कंपाउंड को कहेंगे कि दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस चीज को लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये पोजीशन थर्ड पे वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग सिंपली एक जो डेफिनेशन है विद एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इसको देखो। दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज fructose and the main difference between glucose and the fructose is the aldehyde and ketone group. इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, ठीक है, ये भी 6 कार्बन शुगर है, ये भी 6 कार्बन शुगर है, दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड्स क्या होता है ये भी हम कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन इनके अंदर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के चेंज होने की वजह से हम इसे कहेंगे कि दिस ग्रुप इज एक्चुअली अ ग्लूकोज एंड दिस इज अ फ्रुक्टोज। सो क्यों है स्ट्रक्चर के अंदर एक मिस्टेक है, 2 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है और थर्ड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप है। इसको हम कलेक्टिवली इस तरह से भी लिखते हैं CH2OH। क्लियर है? इसलिए मैं यहाँ पे इसको हटा रही हूँ। कार्बन के बॉन्ड्स आप चेक करें, हर जगह पे सेटिस्फाइड है। किसी पोजीशन के ऊपर अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 से एक्सीड कर रहा है तो उसे हाईलाइट करें। जी बच्चों, ठीक है। सो पहली चीज हम लोगों ने डिस्कस की कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी, ऊंचा बोले, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिर हमने ये चीज देखी कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं दे आर बेसिकली द क्लास ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, सब क्लास ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। सो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, कीटोन भी कह सकते हैं। अगर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल एंड ऑफ चेन के ऊपर प्रेजेंट है तो दिस ग्रुप विल बी एल्डिहाइड, और अगर ये मिडल ऑफ चेन पे प्रेजेंट है, यूजुअली सेकंड कार्बन के ऊपर ये प्रेजेंट होता है बिकॉज ये इस पोजीशन के ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है। सो अगर ये मिडल चेन में कहीं पे प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि दिस ग्रुप इज अ कीटोन। इस फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हम कह सकते हैं कि आपकी एक शुगर जो ग्लूकोज है दिस इज एल्डोहेक्सोज। हेक्सोसिस हम उन शुगर्स को कहते हैं, उन मोनोसेक्राइड्स को कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हों। आपके पास ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, सिमिलरली फ्रुक्टोज में भी यू हैव 6 कार्बन एटम, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का। सो बोथ आर दी हेक्सोसिस, लेकिन एक एल्डोहेक्सोज है और दूसरी आपके पास क्या है, कीटोहेक्सोज। सो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट आर दी कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेसिफाई द नेम ऑफ एनी एल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्लूकोज आपके पास जो है वो एल्डोहेक्सोज की एग्जांपल में आएगी और जो फ्रुक्टोज है वो आपके पास किस एग्जांपल में फॉल करेगी, कीटोहेक्सोज। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी क्यों है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है। इनको हम कहते हैं कि दीज आर द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं? अगर नहीं तो एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा इनके फर्दर क्या फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को हम क्लियर करते हैं। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनके फंक्शंस बताएं, या बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स क्या सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या इनके कोई और फंक्शंस भी हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या क्या काम करते हैं।
First and the most important point is the energy production. These are the prime source of energy for body. Prime source of energy. चाहे आपके पास कोई ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, वो भी डिपेंड करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स या एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को खुद बना सकता है। अगर कोई हेटेरोट्रॉफ है तो वो इन ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करता है। और इन पे डिपेंड करने की वजह क्या है? बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। सो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो लाइफ फॉर्म है उसमें जो मेजर या प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले शायद आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये चीज पढ़ी हो कि हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली देयर आर 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और अगर आप उनकी कंपोजिशन को देखेंगे, इनके एनर्जी कंटेंट को कंपेयर करें, आप फॉर एग्जांपल 1 ग्राम लेते हो कार्बोहाइड्रेट्स का, 1 ग्राम आप लेते हो लिपिड्स का और 1 ग्राम लेते हो प्रोटीन्स का, तो ये डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। लाइक अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम अगर 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है तो लिपिड्स 9 किलो कैलोरीज करेंगे और प्रोटीन्स अगेन 4 किलो कैलोरीज करेंगे। लिपिड्स आर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। लिपिड्स के अंदर जो एनर्जी कंटेंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स को प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है? इसके 2 बेसिक पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं और दूसरा पॉइंट जब हम लिपिड्स को स्टार्ट करेंगे तब उस जगह पे क्लियर होगा। सो अभी जो हम यहाँ पे चीज डिस्कस करने लगे हैं कि बेशक लिपिड्स का एनर्जी कंटेंट कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल, लेकिन स्टिल ये प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों इनको कंसीडर किया जाता है? बिकॉज ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, दे आर रेडिली अवेलेबल। अगर हम अपने इन्वायरमेंट में देखें तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूज अमाउंट के अंदर, प्लांट्स की अगर बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं। जबकि अगर आप लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स के सोर्सेज जो है वो यूजुअली जो ऑर्गेनिज्म लेवल है उस पर कन्फाइंड होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो लिपिड कंटेंट्स है वो बहुत लिमिटेड है, कुछ सीड्स के अंदर होता है। यूजुअली हम एनिमल सोर्सेज से लिपिड्स को ऑब्टेन करते हैं। सो ये जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है इसकी बेस पे हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा देयर आर 2 और द 3 अदर रीजंस जिनको हम ग्रेजुअली आगे जब आगे वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पे लिस्ट आउट करते जाएंगे कि ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो इन सब पॉइंट्स को आप लोगों ने स्टेप वाइज कंपाइल करते जाना, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज abundant biomolecules on earth produced by the photosynthesis। जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि because they are readily available, that's why हम इन्हें कहते हैं कि these are the prime source of energy for body। The third one is structural components of cell wall of bacteria and plants and in the connective tissue of animals। Yes, कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन सिर्फ बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है, ठीक है। एक तो हमने ये कहा कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ग्लूकोज की एग्जांपल हमने लेक्चर के स्टार्ट में ली थी कि वो ह्यूज अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस करता है बाय द 3 डिफरेंट पाथवेज, ग्लाइकोलिसिस, पीसीए साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा अब जो हम सेकंड फंक्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कि हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाने में भी कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूजुअली आप पढ़ते हैं कि सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को एंटर होने देती है, बाकी को वहीं पर रोक देती है। इस मेम्ब्रेन की अगर आप कंपोजिशन की बात करें तो आपके पास देयर इज अ बाइलेयर ऑफ लिपिड्स, ठीक है, और आप ये कहते हैं कि इसके अंदर देयर आर सम प्रोटीन्स जो कि एम्बेड हुई होती है इस तरह से, ठीक है। यूजुअली ये प्रोटीन सिंपल प्रोटीन नहीं होती, ये प्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं, यानी इन प्रोटीन्स के ऊपर लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। दैट्स व्हाई हम इन प्रोटीन्स को कहते हैं कि दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करती हैं? एज अ रिसेप्टर एक्ट करती हैं। लाइक अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले इंसुलिन की एक एग्जांपल दी थी। हमारी बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन है
एक सेल से दूसरे सेल के पास जो मैसेज जाना है वो हार्मोन्स की फॉर्म में जाता है। लाइक अगर पैंक्रियास सेल्स इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पड़ा हुआ है तो वो इंसुलिन को सिक्रीट कर देते हैं। इंसुलिन क्या करता है, हर सेल के पास जाता है और जाके इंफॉर्मेशन देता है कि ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, आप लोग अपनी नीड के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो ब्लड है वहां से ग्लूकोज को इंटेक कर सकते हो। इसीलिए सेल्स इंसुलिन की एब्सेंस में कभी भी ग्लूकोज का इंटेक नहीं करते। अब इंसुलिन मैसेज किस तरह से ट्रांसमिट करता है, सेल को किस तरह से बताता है, विद द हेल्प ऑफ द रिसेप्टर। इंसुलिन आके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की वजह से सेल के अंदर इंफॉर्मेशन पास होगी कि अब इसने ग्लूकोज को अपटेक करना है और ग्लूकोज को अपटेक करने के लिए जो ट्रांसपोर्टर रिक्वायर्ड है वो अपने ब्रेन पे आके लग जाएगा। ये ट्रांसपोर्टर पहले नहीं था, इंसुलिन जब जाके अटैच हुआ है, इंसुलिन ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि ग्लूकोज इज अवेलेबल, यू हैव टू अपटेक द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। उस केस में ट्रांसपोर्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगेगा और ग्लूकोज एंटर होगा। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि सेल्स आर डिपेंडेंट अपॉन इंसुलिन फॉर द ग्लूकोज इंटेक। सो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे इतनी ज्यादा स्टोरी बताने की जरूरत क्या है, मैंने आप लोगों के सामने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। ठीक है, हमारे पास देयर आर सम ऑर्गेनिज्म जिनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत फ्रेजाइल होती है, वो इन्वायरमेंट को डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स से जो है वो इनके पास ऑटोट्रॉफिक मशीनरी है, वो हमारे लिए अगर फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं उनका सर्वाइवल भी उतना जरूरी है, क्योंकि हम तो किसी ना किसी तरह एक शेल्टर में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस कर रहे हैं, वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड है। सो वो अपनी उन डेलिकेट मेम्ब्रेन्स को सेव करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की एक लेयर अपने ऊपर रैप कर लेते हैं और उस लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। सो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ये सेल वॉल की सिंथेसिस में भी यूज होते हैं, चाहे वो सेल वॉल किसी बैक्टीरिया की है या वो किसी प्लांट की है। इसके अलावा इनका एक और फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, जो बोन्स हैं, उनके दरमियान भी जो मटेरियल है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। ये हम पढ़ेंगे ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकोज। सो अभी तक आप लोगों के 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करते, दे हैव स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस एज वेल। They are the structural part of cell wall of bacteria and plants। और इसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनके कनेक्टिव टिश्यूज में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। थर्ड फंक्शन पे हम जाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स। हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके दरमियान एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि लुब्रिकेशन का वर्क करता है, जो कि सिग्नल्स को बोन्स के अंदर ट्रांसमिट भी करता है। इस फ्लूइड के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, लेकिन अभी मैं आप लोगों के सामने जो है वो सिर्फ इन पॉइंट्स को लिस्ट डाउन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है, इनका फंक्शन स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में भी है, सेल वॉल में भी है, साइनोवियल फ्लूइड में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि समटाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स दे बिकम अटैच्ड विद द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स और उन मॉलिक्यूल्स को कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की सिग्निफिकेंस क्या है, दे कैन एक्ट एज द रिसेप्टर्स। ठीक है, ये प्रोटीन है, यूजुअली उस प्रोटीन के ऊपर 3 या 4 डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स जब लगेंगे तो वो प्रोटीन फंक्शनल हो जाएगी। इससे पहले वो प्रोटीन शायद इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगी, इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगी, बट बाय द अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वो अपनी फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गई है और वो जो रिसेप्टर है उसके रोल पे एक्ट करते हुए लिगेंड की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकती है, रीड कर सकती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स व्हिच कैन एक्ट एज द सेल सरफेस रिसेप्टर्स। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 3। एनर्जी प्रोडक्शन, सेल वॉल की बायोसिंथेसिस जिसमें प्लांट और बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, और फोर्थ वन ग्लाइकोकॉन्जुगेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स दे कैन एक्ट एज द पार्ट ऑफ द सेल सरफेस रिसेप्टर्स। लास्ट में है आपके पास के डी-राइबोज एंड 2-डीऑक्सीराइबोज आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियस। जब हम बात करते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन की या मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन की, तो हम कहते हैं कि देयर आर द 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स which can act as the building blocks of the DNA और RNA। ऐसे है ना,
कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन। न्यूक्लियोटाइड के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियोटाइड इज नॉट अ सिंगल यूनिट, इट इज द कंपोजिशन ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास एक तरफ 5 कार्बन शुगर आती है जो कि राइबोज भी हो सकती है, 2-डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है। राइबोज आरएनए में प्रेजेंट होती है और 2-डीऑक्सीराइबोज डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सेम है, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंस आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तरफ हो गई आपके पास शुगर, दूसरी तरफ आपके पास होती है नाइट्रोजनस बेस। अगर आपके पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन है तो यहाँ पे एडेनिन बेस होगी, अगर आपके पास साइटोसिन है तो यहाँ पे सी अटैच होगी। और थर्ड कंपोनेंट क्या है कि आपके पास 5th पोजीशन के ऊपर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड क्या है? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ना सिर्फ जो है वो सिक्योर करते हैं बल्कि इससे आगे जनरेशन पे पास आउट भी करते हैं। These are the repositories of the genetic information। इन genetically important molecules की synthesis के लिए हमें जो components चाहिए उसमें भी carbohydrates present। This sugar, this 5 carbon compound is a carbohydrate pentose। ठीक हो गया? So carbohydrate के functions क्या क्या हो गए? Energy production, cell wall biosynthesis, synovial fluid की production वहाँ पे use होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर्स में एज अ ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स यूज होते हैं, और आरएनए और डीएनए की बायोसिंथेसिस के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड हैं उनके भी बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे यूज होते हैं। सो यू कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन वेरी वेल कि नो, कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है, बॉडी के अंदर देयर आर मल्टीपल डिफरेंट फंक्शंस जो कि कार्बोहाइड्रेट परफॉर्म करते हैं, वो स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट दूसरे फंक्शंस भी हो सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको?